हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और ये विज्ञान का लेक्चर नंबर 42 है। अभी तक हम टोटल 41 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं और हर लेक्चर में हम टोटल 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के होंगे। और इसका जो बेस है वो 6वीं से लेकर 10वीं तक की NCERT का बुक का है। मतलब आज के दौर में जो पैटर्न चल रहा है वो पूरा का पूरा NCERT बेस ही है। और जितना मैं जानता हूँ उसके अनुसार जो जेल प्रहरी का पेपर था वो भी पूरा का पूरा 6वीं से लेकर 10वीं तक की NCERT बेस आए थे, जिसमें जो न्यूमेरिकल थे, जो फिजिक्स के क्वेश्चन थे, ठीक है, और जो पीरियोडिक टेबल पर आधारित मैक्सिमम क्वेश्चन जो थे, जो कि हम ये बोल सकते हैं वो भी NCERT से थे, और बायो के क्वेश्चन भी सारे के सारे NCERT से थे। तो ये जो पूरी सीरीज चली हुई है, अभी तक हम टोटल 41 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। आप इन्हें भी देख लीजिए, कम से कम 2-2 लेक्चर पर डे करिए, क्योंकि अब बहुत कम समय बचा है आपके पेपर को। और अगर आप ये पूरे के पूरे लेक्चर कर लेते तो डेफिनेटली कि आपका परफॉर्मेंस बाकी लोगों से बहुत अदर होगा, जो लोग केवल बुक पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। और कोशिश करिए कि इस 30 क्वेश्चन में से कम आपसे 25 प्लस क्वेश्चन बने। और अगर 25 प्लस क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो आपको अभी बहुत ज़्यादा पढ़ना बाकी है। और अगर आपके पास समय है तो 9th और 10th क्लास की अगर आप NCERT अभी भी पढ़ लेते तो आपका रिजल्ट सुधर सकता है, बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है, ठीक है। तो आइए हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन ये हो जाएगा 1222 नंबर का। इससे पहले हम जो टोटल 1221 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। तो शुक्राणु कहाँ बनते हैं, तो ये पहला क्वेश्चन है हमारा कि शुक्राणु कहाँ बनते हैं। तो चारों ऑप्शन आपने पढ़ लिए होंगे। पहला ऑप्शन है अंडकोश, सेकंड ऑप्शन है वृषण में, थर्ड ऑप्शन है प्रोस्टेट ग्रंथि में, और फोर्थ ऑप्शन है वीर्य पुट्टिका में, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर। किसमें बनते हैं, तो शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। और वृषण क्या होता है, नर जनन ग्रंथियां हैं जो कि अंडाकार होती है, ठीक है। और वृषण की संख्या टोटल कितनी होती है, तो 2 होती है। और वृषण नर में पाए जाते हैं, जो वृषण होते हैं वो नर में पाए जाते हैं, और इसे प्राथमिक जनन अंग कहा जाता है। आप इसे याद रखिएगा। तो फाइनली शुक्राणु कहाँ बनते हैं, तो वृषण में। सेकंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 1223 नंबर का कि डी ब्लॉक के तत्वों को इस नाम से भी जाना जाता है। तो जो डी ब्लॉक के तत्व उन्हें किस नाम से जाना जाता है वो हमसे पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है संक्रमण तत्व, सेकंड क्षारीय मृदा धातु तत्व, थर्ड है निष्क्रिय गैस, और फोर्थ ऑप्शन है शून्य गैस, ठीक है। तो फाइनली इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर की जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, उन्हें संक्रमण तत्व के नाम से जाना जाता है। और जितना मैंने अभी तक लेक्चर पढ़ा है, अगर आप रेगुलर देख रहे हैं तो अब तक आपको ये पीरियोडिक टेबल याद हो जाना था, ठीक है। फिर भी मैं एक बार रिवाइज और करा देता हूँ। आपके सामने ये दिखाई दे रहा है, ये पीरियोडिक टेबल हो जाएगा, जिसको आवर्त सारणी बोलते हैं। तो ये पूरे के पूरे तत्व यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सबके सब संक्रमण तत्व कहलाते हैं, ठीक है। ये कौन से ब्लॉक के तत्व है, डी ब्लॉक के तत्व है। नाम और सारी चीजें अगर आप याद रखोगे तो ज्यादा बेटर होगा। तो डी ब्लॉक के तत्व ये आपको अब अच्छे से और दिखाई दे रहे होंगे। तो सबसे पहला डी ब्लॉक का तत्व क्या जाएगा, स्कैंडियम, ठीक है। ये परमाणु क्रमांक कितना है, 21। तो स्कैंडियम, फिर आता है टाइटेनियम, फिर वेलेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, ठीक है। इसी प्रकार से आपको लेफ्ट टू राइट ही याद करना है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेलेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। फिर उसके बाद आता है यूट्रियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रूथियम, रोथियम, पैलेडियम और सिल्वर और कैडमियम, ठीक है। नाम याद रखिएगा, यूट्रियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रूथियम, रोथियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम। आगे पढ़ोगे तो यहाँ लेंथेनम आता है, ठीक है, जो 57 परमाणु क्रमांक होगा। यहाँ था लेंथेनम, लेंथेनम के बाद हाफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रेनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, सिल्वर, सॉरी यहाँ गोल्ड और मरकरी आ जाएगा, ठीक है। और बाकी अगर आप याद कर सको तो ये ज़्यादा बेटर होगा। अगर इतने और अगर याद कर लो तो यहाँ पर लेंथेनम आता है, यहाँ एक्टेनम आता है, ठीक है, एक्टेनाइड जिसको हम बोलते हैं। तो यह आ जाएगा रदरफोर्डियम, ठीक है, डर्मेस्टेडियम आ जाएगा 105, और यहाँ सेबोर्जीनियम आ जाएगा 106, और बोहरियम आ जाएगा 107 नंबर का, ठीक है। हेजमियम हो जाएगा 108 नंबर पे, और मिटेनेरियम हो जाएगा 109, और डर्मेस्टेडियम हो जाएगा 110, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रेक्टिनियम 111, ठीक है। तो आप ये भी अगर याद करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। फिर भी कम से कम इस 2 आवर्त को आप जरूर याद कर लीजिएगा, ये वाला स्कैंडियम वाला और यूट्रियम वाला, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 124, 1224, बल गुणित विस्थापन, ठीक है। यहाँ पर लिखा है बल गुणित विस्थापन किसके बराबर होता है, तो कार्य के बराबर होता है, ठीक है। ये आपको पता ही होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 है यहाँ पर क्या राइट आंसर, कि कार्य बराबर से क्या होता है, तो कार्य बराबर से होता है बल गुणित समय, ठीक है। सॉरी, बल गुणित क्या हो जाएगा, विस्थापन, ये आपको याद है रखना है। और अगर इसको मैथमेटिकली फॉर्मूला देखिए तो W बराबर से F, ठीक है, डॉट S होता है।
ये आपको पता होगा। और जहाँ पर डॉट प्रोडक्ट लगता है वहाँ पर इसका अगर और फॉर्मूले की बात करें तो एफ एस कॉस थीटा होता है। ये भी बल का फॉर्मूला है, सॉरी कार्य का फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 1225 की मानव में खालिस्तान के कंपन से उत्पन्न होती है। मतलब क्वेश्चन में थोड़ी सी मिसप्रिंट है कि मानव में यहाँ था ध्वनि, ठीक है, यहाँ पर आ जाता है क्या, ध्वनि। तो हम ये बोल सकते हैं कि मानव में ध्वनि खालिस्तान के कंपन से उत्पन्न होती है। तो ध्वनि उत्पन्न होने के लिए किस चीज़ का कंपन होना जरूरी है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा क्या, राइट आंसर की स्वर रज्जु कंपन जब होगी तब ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है, हमारे कानों में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1226 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकार्ड से संबंधित है। तो यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे, ठीक है। तो इनमें से ऐसा कौन सा है जो कि प्रोटोकार्ड से संबंधित है। तो पहला ऑप्शन आ जाएगा एम्पियोकस, सेकंड ऑप्शन है टूना, थर्ड है डॉगफिश और फोर्थ ऑप्शन है रोहू, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है राइट आंसर की, जो एम्पियोकस प्रोटोकार्डेटा से संबंधित है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 1227 नंबर का कि सर्वाधिक ऋणावेशित तत्व के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों विन्यास कितना होगा। और ये एक अच्छे खासे क्वेश्चनों में से एक है। अगर आप इस फॉर्मूले की भाषा जानते हैं तभी आप इसे सॉल्व कर पाएंगे, और यदि नहीं जानते तो कोशिश करें कि इन चीज़ों को आप सीखें। तो देखिए सबसे पहले तो अगर हम सर्वाधिक ऋणात्मक तत्व की बात कर रहे हैं तो सर्वाधिक ऋणात्मक तत्व मतलब जो अंतिम कोश में, जैसे हम जानते हैं कि एस ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, पी ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो एस पी डी में कितने होते हैं तो 10 होते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि एस ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यदि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता तो ये ऋणात्मक कहलाता। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल, ठीक है, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। अगर इसमें 5 है तो ये मैक्सिमम ऋणात्मक कहलाएगा। डी ब्लॉक में 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, परंतु अगर हम इसमें 9 कर दें मतलब ये ऋणात्मक हो जाएगा। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो ये एस ब्लॉक दिख रहा है सब जगह और पी ब्लॉक भी दिख रहा है। तो पी ब्लॉक में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जाते हैं 6, परंतु अगर 6 से कम जहाँ होगा वही होगा क्या, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक। मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड है यहाँ पर राइट आंसर की NS2 और NP5 मतलब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए सर्वाधिक ऋणावेशित तत्व को रिप्रेजेंट करेगा। अगला क्वेश्चन है 1228 नंबर का कि धोवन सोडे के एक अणु में पानी के कितने अणु मौजूद होते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको धावन सोडा का फॉर्मूला पता है तो आप इसका आंसर इजीली कर सकते हैं। तो धावन सोडे का फॉर्मूला क्या होता है तो Na2CO3 × 10H2O, ये धावन सोडे का फॉर्मूला है। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ये देखोगे तो पानी के कितने अणु है, तो पानी के कितने अणु है यहाँ पर 10 अणु है। तो हम ये बोल सकते हैं कि धावन सोडे के एक अणु में पानी के कितने अणु होते हैं तो 10 अणु मौजूद होते हैं, ये आपको याद रखना है। और धावन सोडे का फॉर्मूले भी याद रखना है Na2CO3 × 10H2, जिसको बोलते हैं हम सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1229 की खालिस्तान एक ऐसा कारक है, ठीक है। खालिस्तान एक ऐसा कारक है जो किसी निकाय को गतिमान अवस्था में लाता है या लाने का प्रयास करता है या रोकता है या रोकने का प्रयास करता है। तो ऐसा क्या है जो कि किसी भी एक अगर निकाय रखा है इसको गतिमान अवस्था में भी लाएगा, अगर ये गति कर रही है तो इसे रोकेगा भी। तो यहाँ जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उसके अनुसार आई होप आप सभी ने इसका राइट आंसर लगाया होगा। क्या होता है, बल, ठीक है। तो एक बल एक ऐसा कारक है जो किसी अगर स्थिर वस्तु है तो आप उसको गति में ले जा सकते हैं, और कोई वस्तु अगर गतिमान है तो उसको स्थिर कर सकते हैं, किसके माध्यम से, बल के माध्यम से। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम बल की बात करें तो बल बराबर से क्या होता है, तो बल बराबर से होता है विस्थापन गुणे, ठीक है, F बराबर से क्या होता है ma, तो द्रव्यमान गुणित क्या हो जाएगा, त्वरण। तो आप अगर याद रखो फॉर्मूला तो F बराबर से ma होता है, तो बल बराबर से द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है, ये याद रखना है। और जो बल है वो कौन सी राशि है, तो सदिश राशि होगी, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और बल का मात्रक क्या होता है, तो बल का मात्रक होता है न्यूटन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1230 नंबर का कि किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कैसे परिवर्तित किया जाता है। यदि कोई भी पदार्थ है उसको एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कैसे परिवर्तित करेंगे, ये हमसे पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग करके, सेकंड ऑप्शन है अम्ल और क्षार का प्रयोग कर, थर्ड ऑप्शन है दाब बढ़ाकर, फोर्थ ऑप्शन है ऊष्मीय ऊर्जा को अवशोषित और विकसित कर, ठीक है। तो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज करना है। तो आप इतना जानते हैं कि सपोज आपको सब्जी बनानी है, तो आप सब्जी काटेंगे, उससे फ्राई करेंगे, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, उसे ऊष्मीय ऊर्जा देना पड़ेगा। जब तक आप ऊष्मीय ऊर्जा नहीं दोगे तब तक एक अवस्था से दूसरी अवस्था में नहीं जाएगा। तो
उसमें ऊर्जा को अवशोषित या विकसित करके हम एक अवस्था से दूसरी अवस्था में किसी पदार्थ को ले जा सकते हैं। जैसे कि आप देखोगे बर्फ है, ठीक है, बर्फ रखी हुई है, जब तक आप उसमें ऊष्मा नहीं दोगे तब तक उसका रूप परिवर्तित नहीं होगा। तो फाइनली आई होप आप सारी चीज़ें समझ भी रहे होंगे, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, ये भी काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है कि सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का एसआई मात्रक क्या है। तो देखो सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बराबर से, मतलब आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, ठीक है, स्मॉल जी बराबर से होता है, ठीक है, कैपिटल जी और m अपॉन आर का वर्ग, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन की यहाँ पर बात की जा रही है, या तो हम ये बोल सकते हैं कि F बराबर से, ये आप जानते होंगे F बराबर से जी m अपॉन आर का वर्ग, ठीक है। तो सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक मतलब किसकी बात हो रही है, इस जी की बात हो रही है। तो अगर यहाँ F की जगह आप मात्रक लिखोगे तो क्या लिखोगे, न्यूटन। आर मतलब पृथ्वी की त्रिज्या, और त्रिज्या को हम मीटर से रिप्रेजेंट करेंगे, तो मीटर जब इधर जाएगा तो मीटर का वर्ग हो जाएगा, बटे में एम भी द्रव्यमान है, एम भी द्रव्यमान मतलब एम का क्या हो जाएगा, एम मतलब हो जाएगा केजी, ठीक है। तो यहाँ केजी का वर्ग हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, और इसको आगे सॉल्व करोगे तो केजी अंश में जाएगा तो केजी इनवर्स होगा, ठीक है। मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर की न्यूटन मीटर, सॉरी ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। मतलब ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक है, मतलब कैपिटल जी का मात्रक है। और इसका मान भी होता है तो 6.67 इंटू 10⁻11, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि इस कैपिटल जी का मान कितना है, अगर ये कभी आपसे पूछ लिया जाए तो कैपिटल जी का मान होता है कितना, तो 6.67 इंटू 10⁻11 होता है, ठीक है। और मात्रा क्या होता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 1232 नंबर का कि दिए गए आकार का एक घटक जिसका प्रतिरोध कम होता है कहलाता है। मतलब एक ऐसा घटक जिसका प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध अगर कम है तो प्रतिरोध कम है, इसका मतलब वो क्या होगा, एक सुचालक होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 है यहाँ पर राइट आंसर। विद्युत रोधी का मतलब होता है जिसमें जिसका प्रतिरोध क्या होता है, अधिक होता है। कुचालक मतलब जिसका प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। और प्रतिरोध मतलब किसी चीज में अवरोध उत्पन्न करना, परंतु प्रतिरोध का मान अगर कम है मतलब वो एक चालक होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। और प्रतिरोध का मात्रक आप जानते ही होंगे क्या है, ओम है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1233 नंबर का कि एक आवर्त सारणी में 16वें समूह, ठीक है, आपको 16वां समूह पता होना चाहिए किसकी बात हो रही है, 16वें समूह से संबंधित तत्व है जिसका उपयोग वल्केनाइजेशन रबड़ के निर्माण में किया जाता है। यह तत्व गर्म एवं सांद्र HNO3 के साथ अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। यह कौन सा तत्व है, तो हमसे ये बोला है कि एक ऐसा तत्व है जो कि 16वें समूह से संबंधित है और ये वल्केनाइजेशन रबड़ के निर्माण में प्रयोग किया जाता है तथा गर्म करने पर, ठीक है, तत्व को गर्म करने पर सांद्र HNO3 के साथ अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करता है। तो ये तत्व कौन सा, ये हमसे पूछा गया है। तो 16वें तत्व की अगर बात हो रही तो 16वें तत्व में आता क्या है, तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम आता है 16वें वर्ग में, ठीक है। तो 16वें वर्ग में सल्फर, ऑक्सीजन आता है, सल्फर आता है, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम आता है। मतलब सिलिकॉन आंसर नहीं हो सकता था, जर्मेनियम आंसर नहीं हो सकता था। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या राइट आंसर सल्फर होगा, क्योंकि HNO3, ठीक है, HNO3 के साथ जब सल्फर क्रिया करेगी तो बनेगा क्या, H2SO4 का निर्माण होगा, ठीक है। तो यहाँ सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है, ये हमसे बोला गया है। मतलब फाइनली ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चाहो तो मैं इसे आपको पीरियोडिक टेबल में बता देता हूँ। तो ये रहा आपके सामने पीरियोडिक टेबल, ठीक है। और पीरियोडिक टेबल आपको याद होना ही चाहिए। तो ये हो जाएगा 16वां वर्ग, ठीक है, कौन सा वाला, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम, ठीक है। तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 याद रख लो, सल्फर का परमाणु क्रमांक 16, सेलेनियम का परमाणु क्रमांक यहाँ पर हो जाएगा 34 और टेल्यूरियम का परमाणु क्रमांक 52 और पोलोनियम का परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 5684 हो जाएगा, ठीक है। और ऑक्सीजन यहाँ पर गैस हो जाएगा। और या बात करोगे सल्फर की और सेलेनियम की तो ये हो जाएंगे ठोस होंगे, परंतु पी ब्लॉक के एलिमेंट है। यहाँ अगर आप बात करोगे टेल्यूरियम की तो ये अर्धचालक हो जाएगा, ठीक है। ये आपको सारी चीज़ें याद रखनी है। और वो 16वां वर्ग था। अगला क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 1234 नंबर का कि किस प्रसिद्ध व्यक्ति के जन्मदिन पर भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया
जाता है। तो आप जानते होंगे कि 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है, तो किसकी याद में मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। सीवी रमन की याद में 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? तो विज्ञान दिवस मनाया जाता है इंडिया में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बात अगर हम यहाँ बात करें कि और इम्पोर्टेंट डे की अगर हम बात करें तो ये रामानुजन का नाम दिया गया है। ठीक है, श्री निवासन रामानुजन। और श्रीनिवासन रामानुजन क्या थे? एक गणितज्ञ थे। तो इन्हीं की याद में गणित दिवस मनाया जाता है कब? 22 दिसंबर को। तो याद रखिएगा 22 दिसंबर को श्री रामानुजन की याद में गणित दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। और अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पर बात दी है क्या? एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है, एम.एस. स्वामीनाथन दिया है, तो इनकी याद में भी कुछ दिवस मनाए जाते होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 1235 की निम्न में से किस कृमि के कारण फिल पाँव होता है? ठीक है, एक रोग है, तो किस कृमि के कारण फिल पाँव, ठीक है, रोग होता है? तो पहला ऑप्शन है केचुआ, सेकंड ऑप्शन है सूचीक्रम, थर्ड ऑप्शन है फाइलेरिया कृमि और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा गोल कृमि। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर राइट आंसर है कि किस कृमि के कारण फिल पाँव रोग होता है? तो ऑप्शन नंबर थर्ड है यहाँ राइट आंसर, फाइलेरिया कृमि के कारण। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसमें होता है क्या? तो एक पैर बहुत मोटा हो जाता है। ठीक है, मतलब फाइलेरिया एक ऐसा रोग है जो फाइलेरिया ब्रैंकोफाइल, ठीक है, ब्रैंकोफाइल नामक कृमि के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 1236 की कौन से, ठीक है, खालिस्तान को किस वस्तु में भी मौजूद पदार्थ की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है? मतलब ये चार ऑप्शन दिए, इनमें से किसको किसी वस्तु में भी मौजूद पदार्थ की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो देखो परमाणु, अणु, भार और द्रव्यमान आपको दिया है। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर फोर्थ है ये राइट आंसर है कि हम ये बोल सकते हैं कि द्रव्यमान को किसी वस्तु में मौजूद पदार्थ की मात्रा के रूप में, ठीक है, पदार्थ की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। किसको? द्रव्यमान को। आप खुद इसे पढ़ के देखेंगे तो द्रव्यमान मतलब होता है किसी में भी लिक्विड की मात्रा। ठीक है, तो लिक्विड की मात्रा को ही हम कहते हैं क्या? द्रव्यमान। तो द्रव्यमान को किसी वस्तु में भी मौजूद, ठीक है, किसी वस्तु में भी मौजूद पदार्थ की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 1237 नंबर का कि गैस का कौन सा अणु इन्हें सुवाहा बनाता है? ठीक है, मतलब यहाँ पर जो लिखा है यही आपको याद रखना है कि गैसों का कौन सा रूप है, ठीक है, कौन सा अणु इन्हें सुहावा, मतलब हम इसको बोल सकते हैं कि सुवाहाय, ठीक है, सुहाय बनाता है। तो पहला ऑप्शन है संपीड़न, सेकंड ऑप्शन है आकार, थर्ड ऑप्शन है आयतन और फोर्थ ऑप्शन है विसरण। तो यहाँ पर फाइनली इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है राइट आंसर की गैसों का संपीडिता रोग। ठीक है, मतलब गैसों का संपीडिता अणु इन्हें सुहाव्य बनाता है। अगला क्वेश्चन है 1238 नंबर का कि निम्न में से किसकी परिशुद्धता में गड़बड़ी के कारण बैलिस्टिक मिसाइल विफल हो जाती है? ठीक है, मतलब इनमें से किसकी परिशुद्धता के कारण बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है वो विफल हो जाती है? तो पहला ऑप्शन है प्रक्षेपण के कारण, सेकंड ऑप्शन है अपने आकार के कारण, थर्ड ऑप्शन है धातु के कारण और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा वायु प्रतिरोध के कारण। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा राइट आंसर कि वायु के प्रतिरोध के कारण क्या हो जाता है? तो जो बैलिस्टिक मिसाइल विफल हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 1239 कि कार्य किस पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर नहीं करता है पूछा है। तो हम जानते हैं कि कार्य बराबर से, ठीक है, कार्य बराबर से क्या होता है? तो बल गुणित विस्थापन होता है। तो हम देखेंगे बल पर निर्भर करता है, विस्थापन पर करता है, और एफ और एस मतलब एफ मतलब बल और एस मतलब विस्थापन के बीच कोण पर भी डिपेंड करता है। तो बल किस पर, कार्य किस पर निर्भर नहीं करता? तो संवेग पर। ऑप्शन नंबर थर्ड सेकंड यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर की जो कार्य है वह संवेग पर डिपेंड नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1240 कि खालिस्तान हार्मोन नहीं है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं और ये क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग है। यहाँ ऐसा कुछ क्वेश्चन है कि खालिस्तान कौन सा यहाँ पर पौधे मतलब जंतु पादप हार्मोन नहीं है, ऐसा क्वेश्चन होता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। तो हम जानते हैं कि ऑक्सिन हार्मोन पादप हार्मोन है, जिब्रेलिन पादप हार्मोन है और एब्सिसिक पादप हार्मोन है, पर यहाँ पर जो एड्रेनालिन है वो पादप हार्मोन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 1241 नंबर का कि खालिस्तान विखंडन द्वारा पुनः उत्पन्न किए जा सकते हैं। तो ये जो चार ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से ऐसा कौन सा है जो विखंडन द्वारा पुनः उत्पन्न किए जा सकते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर की जो स्पाइरोगायरा है। ठीक है, स्पाइरोगायरा विखंडन द्वारा पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। तो ये आपको याद रखना और ये 9th क्लास की NCERT से लिया गया है।
अगला क्वेश्चन है 1242 नंबर का कि आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में 32 तत्व है, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, ऐसा कौन सा आवर्त है जिसमें 32 तत्व है? तो पहला ऑप्शन है छठवां आवर्त, सेकंड है चौथा आवर्त, थर्ड ऑप्शन है पांचवा आवर्त और फोर्थ ऑप्शन है तीसरे आवर्त। तो 32 तत्व किस आवर्त में ये हमसे पूछा गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर की जो छठवें नंबर का आवर्त है उसमें टोटल कितने तत्व होते हैं? तो 32 तत्व होते हैं, ये आपको याद रखना है। अगर मैं आवर्त की बात करूं तो आवर्त पहले आवर्त में कितने तत्व होते हैं? तो 2 याद रख लीजिए। दूसरे आवर्त में होते हैं 8, तीसरे आवर्त में होते हैं 8, चौथे आवर्त में होते हैं 18। ठीक है, और पांचवें आवर्त में भी होते हैं कितने? 18 और छठवें आवर्त में होते हैं कितने? 32। तो हमसे यही पूछा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में 32 तत्व होते हैं? तो आवर्त नंबर छठवें में। ठीक है, तो यहाँ अगर आप देखोगे तो इस पीरियोडिक टेबल में भी देख लो। ठीक है, अगर यहाँ आप ध्यान से देखेंगे इससे तो ये पहला आवर्त में केवल और केवल कितने 2 तत्व थे, इसमें देखोगे तो 8 है, इधर भी कितने हैं? 8 है, फिर यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 18, इसमें कितने हो जाएंगे? 18। तो देखो 2 8 8 18 18, फिर 18 के बाद अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर आ जाते हैं कितने? 32। मतलब यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो ये कितने हो जाएंगे? 18। और अगर आप देखोगे तो 14 तत्व ये इधर बाहर है। ठीक है, जो कि यहाँ 57 परमाणु क्रमांक से यहाँ पर आएगा वो 57 58 59 60, तो इसमें कितने हो जाएंगे? 32। और इधर भी देखेंगे तो आप कितने हो गए हैं? 32 हो गए हैं। ठीक है, तो ये आपको याद है रखना है। छठवें और सातवें आवर्त में 32 तत्व आज की जो आवर्त सारणी है उसमें मौजूद है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1243 की निम्नलिखित में से कौन से धातु को खुले में रखने पर तुरंत आग लग जाती है? ठीक है, तो जो सोडियम और पोटेशियम होता है ना, इसे खुले में रखने पर तुरंत क्या लग जाती है? आग लग जाती है। ये आपको याद रखना है। सोडियम का संकेत Na और पोटेशियम का क्या होता है? K होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखने से पहले एक मिनट देख लो, ये सोडियम और पोटेशियम कहाँ है? तो ये एस ब्लॉक के तत्व के अंतर्गत आते हैं। ये रहा सोडियम और ये रहा पोटेशियम। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 और पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19। तो जो सोडियम और पोटेशियम दोनों के दोनों क्या है? खुले में रखने पर आग लग जाती है। और यदि ऑप्शन में ये भी होता ना तो इसमें भी खुले में रखने पर लिथियम, सोडियम और पोटेशियम तीनों में आग लग जाती है। और तीनों धातुओं को लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। और ये तीनों के तीनों एस ब्लॉक के तत्व है और एस ब्लॉक के अंतर्गत ये मृदा धातु तत्व भी कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है 1244 नंबर का कि निम्न में से किसकी तुलना में, ठीक है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना सैनिकों से की जा सकती है? तो जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि लाल रक्त कणिकाएं, रक्त बिंबाणु, प्लाज्मा और श्वेत रक्त कणिकाएं, इनमें से किसकी तुलना हम सैनिकों से करते हैं? तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर की जो WBC है। ठीक है, WBC श्वेत रक्त कणिकाएं, इनकी तुलना हम किससे करते हैं? तो सैनिकों से करते हैं। ठीक है, आपको यह याद रखना है। और हम ये बोल सकते हैं कि जो WBC होते हैं इसको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट। और जो WBC होता है इसमें खुद का केंद्रक और हीमोग्लोबिन नहीं होता है। ठीक है, केंद्रक होता है पर हीमोग्लोबिन नहीं होता है। और WBC में 60 से 70% न्यूट्रोफिल्स कणिकाएं पाई जाती है। और WBC का फुल फॉर्म क्या है? तो वाइट ब्लड सेल्स। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1245 नंबर का कि कुछ राशियां, ठीक है, कुछ राशियां जो भौतिक गुण को दर्शाने के लिए परिणाम के साथ दिशा निर्दिष्ट करती है। मतलब परिणाम तो होता ही है और साथ में दिशा भी होती है। इस प्रकार भौतिक राशियां को क्या कहा जाता है? तो ऐसी राशियां जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? तो सदिश राशि कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा कि ऐसी राशियां जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है सदिश राशि कहलाती है। तो सदिश राशि में क्या आ जाएगा? तो वेग आ जाएगा, विस्थापन आ जाएगा, बल आ जाएगा, त्वरण आ जाएगा। ये सब की सब क्या है? सदिश राशियां हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1246 की निम्न में से कौन सा ऊतक संयुग्म संवहनी बंडल का गठन करता है? ठीक है, तो निम्न में से कौन सा ऊतक ऊतक युग्म संवहनी बंडल का गठन करता है? तो पहला ऑप्शन है जाइलम फ्लोएम, सेकंड ऑप्शन है दृढ़ ऊतक और जाइलम, थर्ड ऑप्शन है मृदु ऊतक और स्थूलकोण ऊतक, फोर्थ ऑप्शन है दृढ़ ऊतक और फ्लोएम। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर कि अगर आपने 9th क्लास की NCERT अच्छे से पढ़ी होगी तो आपने पढ़ा होगा जाइलम और फ्लोएम के बारे में और आप जानते भी होंगे। तो जाइलम और फ्लोएम क्या है? तो ये एक ऊतक युग में संवहनी बंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर राइट आंसर। और जाइलम क्या करता है? तो पौधों में अगर सपोज ये एक पौधा है तो पौधे में जमीन से ऊपर की ओर जो भी चीज़ें जाती है उसको ले जाता है कौन? जाइलम। जैसे पानी हुआ और नीचे से खाद्य, हम ये बोल सकते हैं कि खनिज पदार्थ।
और फ्लोएम क्या करता है, जब पत्तियों के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हो जाता है तो उससे शरीर के या पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है कौन, फ्लोएम, और ये युग्म संवहनी बंडल का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन है 1247 नंबर का कि एक बैटरी किसी बल्ब को प्रकाशित करती है। ठीक है, जो एक बैटरी है किसी बल्ब को प्रकाशित करती है, इस प्रक्रिया में ऊर्जा रूपांतरित किस प्रकार का होता है। तो देखो बैटरी है, तो बैटरी है इसका मतलब उसमें कौन सी रासायनिक ऊर्जा होगी। ठीक है, तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो आपके घर में या आपके मोबाइल में बैटरी है, तो बैटरी में रासायनिक ऊर्जा है जो कि आपको विद्युत ऊर्जा के रूप में रूपांतरित करके दे रही है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर क्या है, राइट आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन है 1248 नंबर का कि निम्न में से प्रति अम्ल के संघटक, ठीक है, मतलब निम्न में से प्रति अम्ल के संघटक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है साधारण नमक, सेकंड ऑप्शन है कैल्शियम सल्फेट, थर्ड ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और फोर्थ ऑप्शन आएगा यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो प्रति अम्ल के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है ये हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे हम खाने का सोडा भी कहते हैं। और प्रति अम्ल कहने का मतलब कि जब हमारे शरीर में एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है तब हम इसका यूज़ करते हैं। खाने सोडा का मतलब NaHCO3, इसको खाने का सोडा भी बोलते हैं और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 1249 की एक निश्चित ताप पर वायु का दाब, एक निश्चित ताप पर वायु का दाब खालिस्तान के अनुपातिक होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर क्या है, राइट आंसर की घनत्व। तो हम ऐसा कुछ कह सकते हैं कि एक निश्चित तापमान पर वायु का दाब घनत्व के समानुपाती होता है। तो जितना ताप आप बढ़ाते जाओगे घनत्व उतना क्या हो जाएगा, ताप वायु का दाब जितना बढ़ाते जाओगे तो घनत्व उतना क्या होते जाएगा, बढ़ता जाएगा, और दाब जितना कम करोगे उतना घनत्व कम होता जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1250 नंबर का कि निम्न तत्व में से कौन सा अपचायक कारक नहीं है। तो देखो अपचायक कारक नहीं है ये पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड है यहाँ पर राइट आंसर की जो क्लोरीन होता है ये एक अपचायक कारक नहीं होता है, बल्कि जो सोडियम जस्ता और कोक ये अपचायक कारक होते हैं। तो फाइनली इस लेक्चर में तो इतना ही, अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। लेक्चर अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।